Good morning, dear student. As you know that we have started chapter number 1, solid state. In our last video, we have learned about the types of solid. Solids can be classified into crystalline and amorphous solid. So let's revise the difference between crystalline and amorphous solid. Crystalline generally have a regular shape because the molecules are arranged in regular manner, and amorphous solid are irregular in shape, इसीलिए पाउडर फॉर्म में होते हैं. और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एक फिक्स किसी ना किसी पर्टिकुलर क्यूबॉइड, क्यूब, हेक्सागोनल शेप में होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. और जबकि जो amorphous सॉलिड है दे डू नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, वो एक शॉर्ट टेम्परेचर की रेंज में सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट नहीं होते. जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, मैंने आपको बताया था कि वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है. क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स व्हेन यू कट द सॉलिड विद द हेल्प ऑफ नाइफ, देन क्रिस्टलाइन सॉलिड get easily split into 2 or 3 pieces, और जो सरफेस है वो आपको स्मूथ एंड प्लेन होगा. बट amorphous solids जो है इरेगुलर होने की वजह से सरफेस भी इरेगुलर ही मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आगे पढ़ते हैं. हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है बिकॉज जैसे टेम्परेचर का रोल है वही रोल आपका हीट ऑफ फ्यूजन का है. नेक्स्ट इसमें आता है एनाइसोट्रॉपी नेचर. Anisotropy, that is very important, always question may be asked from anisotropy. Anisotropy and isotropy, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं. एनाइसोट्रॉपी होता क्या है? एनाइसोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज crystalline solids are anisotropic in nature, means that some of their physical properties like resistance, refractive index को अगर हम किसी अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करें, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में crystalline solid दिखाई दिया है, all are in a regular pattern, all atoms and molecules. बट अगर हम प्रॉपर्टी को देखिए, A to D हम अगर मेजर करते हैं, A to D मेजर करते हैं तो उस प्रॉपर्टी में कितने एटम्स अफेक्ट हो रहे हैं. देखिए यहाँ पे जो ब्लू से आपको शो हो रहा है 1, 2, 3 एंड 4 एटम्स ओनली. और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में C to D वाली डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटम जो है वो अफेक्ट होते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट. तो उसी डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है, दैट इज नोन एज एनाइसोट्रॉपिक. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा एनाइसोट्रॉपिक होते हैं. और एमॉर्फस सॉलिड जो है, क्योंकि वो इरेगुलर पैटर्न है तो किसी भी डायरेक्शन में आप उसको मेजर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आता है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक एंड एमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक. नेचर, ये ट्रू सॉलिड्स हैं एंड दीज आर स्यूडो सॉलिड्स. ऑर्डर यहाँ रेगुलर है और एमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. हम इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स के सॉलिड में: मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. मीन्स एटम के बीच में किस तरीके का फोर्स है उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं. जिसमें से फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट यहाँ हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जहाँ पे ये जो आपको एटम मॉलिक्यूल्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको बॉल्स टाइप की जो दिखाई दे रही हैं, these may be atom, may be molecules, may be ions, may be metals. तो इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के बीच का जो फोर्स है उसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं. तो when we take the atoms
या सराउंडिंग स्पीसीज आर मॉलिक्यूल्स, दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्दर इसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, these solids are soft and non-conductor of electricity, they have low melting point and are usually liquid or gaseous state, weak van der Waals forces। ठीक है, हमने क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर में van der Waals फोर्सेस पढ़े हैं, आपको पता है वीक होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम जैसे I2 जो है आयोडीन, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम क्यूबॉइड मान लें तो हर एक कॉर्नर पे जो मॉलिक्यूल है वो I2 का मॉलिक्यूल होता है, और I2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो दो I2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो नॉन पोलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, जिसकी वजह से वो जो है मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होगा और ये प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। दूसरा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर आते हैं जहां पे जैसे HCl का सॉलिड है, SO2 का सॉलिड है, इसमें क्या है, पोल्स बन रहे हैं, पोल्स बन, और वो भी कोवलेंट बॉन्ड और पोल्स। तो इसके बीच में जो फोर्स होता है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा और जनरली एग्जिस्ट करेंगे कैसे, गैसेस या फिर लिक्विड में। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे वाटर। आइस आपको पता है सॉलिड के फॉर्म में होती है और उसमें दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से एक क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। हमने क्लास 11th में आइस का और वाटर का स्ट्रक्चर कंपेयर किया था। तो आइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि दो H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये H2O का एग्जांपल है। आप H2O के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल आपको दिया है आयनिक सॉलिड का, और NaCl इसमें एग्जांपल दिया है बिकॉज Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तीसरा यहाँ पे आपको कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल दिया है, जैसे डायमंड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। नेक्स्ट आयनिक सॉलिड की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयनिक सॉलिड्स, आयंस, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में। देयरफॉर दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नॉट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, मीन्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे, लेकिन कब, सॉलिड स्टेट में। अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इवन इन ए मोल्टन स्टेट ionic solids are also good conductor of electricity। ठीक है, जैसे ये NaCl का आपको एग्जांपल दिया है, इसमें दो आयंस हैं और इनके बीच का जो फोर्स है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से हार्ड है, ब्रिटल है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है वो मेटल है, जैसे आयरन का सॉलिड हो गया या सोडियम का पीस आप ले लें। इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। सो दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट पोर्शन है। कलर भी इसीलिए होता है, लस्टर भी मेटल्स में इसीलिए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस का, SiO2 एंड ग्लास, दोनों ही SiO2 है, ग्लास के फॉर्म में ऐसे अरेंजमेंट होता है इसलिए एमोर्फस है, इरेगुलर। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के फॉर्म में होता है बिकॉज SiO2 का अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट होता है रेगुलर पैटर्न में। ठीक, लास्ट आपका आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जहाँ पे जो आपके एटम्स मॉलिक्यूल या आप कहें कि जो
कॉर्नर्स के जो एलिमेंट हैं, अगर वो आपका एटम है और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो कहे जाएंगे कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। और ये कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि स्ट्रांग होता है, डायरेक्शनल होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इवन मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। आपको पता ही है डायमंड इज नोन एज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, एंड दे आर ऑल्सो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड आपको पता है कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सारे कार्बन एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। दूसरा आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको पता है कि हेक्सागन लेयर्स होती हैं जिसमें कि कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन अटैच्ड है, और दो लेयर्स एक दूसरे के थ्रू अटैच्ड होती है, लेयर्स के फॉर्म में होती हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा जाता है। स्लिपरी होता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन आप लोग कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। आप चाहें तो इसी पीपीटी की हेल्प ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। यहाँ तक का काम आपको कंप्लीट करके GCR पे डालना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।